अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो था, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की कि गद्दाफ़ी पर मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं मुअम्मर गद्दाफ़ी पर रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो देखने के बाद मैं रिएक्शन देती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा था जिसने सद्दाम हुसैन के लिए आवाज उठाई, जिसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। mad dog of the Middle East. जिसने अरब बादशाहों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर अब भी हमने अमेरिका को नहीं रोका तो अगली बारी हमारी हो। जिस पर सारे अरब बादशाह उस पर हंस रहे थे, लेकिन गद्दाफी की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर गद्दाफी। announced the death of Muammar Gaddafi. लेकिन आखिर गद्दाफी में इतनी हिम्मत आई कहां से? गद्दाफी के मुल्क लीबिया को आज से 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत में मुसलमानों की फौज ने फतह किया था। और हजरत उमर ने लीबिया को ऐसा फतह किया था कि अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से लीबिया नहीं जीत सका। लेकिन आखिर उस्मानिया खिलाफत के आखिरी सालों में इटली ने मुसलमानों से लीबिया छीन लिया, जिसके बाद लीबिया के मुसलमानों और इटालियंस के दरमियान आजादी की जंग कई सालों तक चलती रही, जिसमें लीबिया के मुसलमानों के लीडर का नाम था उमर मुख्तार। जिसके बाद उमर मुख्तार को तो फांसी दे दी गई। Omar Mukhtar is dead by hanging. लेकिन इसी उमर मुख्तार के फौज में एक बहुत ही गरीब सिपाही था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, इस गरीब सिपाही के झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी का बाप उसे बचपन से उमर मुख्तार की बहादुरी की कहानियां सुनाया करता था, जिससे गद्दाफी को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। और जब गद्दाफी की एज सिर्फ 9 साल थी, लीबिया को उसकी आजादी मिली। लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की आजादी थी। दुनिया के सुपर पावर्स ने मिलकर लीबिया में अपना पपेट बादशाह बिठाया था। आजादी मिलने के बाद भी लीबिया दुनिया के सबसे गरीब और बैकवर्ड इलाकों में था। लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि लीबिया में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। अचानक लिबियंस दुनिया के सबसे गरीब लोगों से दुनिया के सबसे अमीर लोग बनने लगे। एक आम लिबियन जो अब तक सिर्फ $30 कमाता था, कुछ ही सालों में $2000 कमाने लगा। लेकिन एक पपेट बादशाह होने की वजह से उसने लिबिया के सारे तेल का कंट्रोल अंग्रेजों के हवाले किया था, जिससे लिबिया की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी थी। इसीलिए लिबिया की आवाम अपने बादशाह के खिलाफ बगावत करने लगी, जिनमें एक यंग ऑफिसर गद्दाफी भी शामिल था। लेकिन इस छोटी मोटी बगावत से लीबिया के बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। लीबिया के बादशाह को असल धचका तब मिला जब एक बार फिर इजराइल और अरबों की जंग शुरू हुई, जिसमें ऑलमोस्ट सारे अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सिर्फ लीबिया का बादशाह एक पपेट होने की वजह से बिल्कुल खामोशी से छुप कर बैठा था, जिसके बाद सिर्फ 6 दिनों में बड़े बड़े अरब कंट्रीज इजराइल से बेशर्मी से हार गए, जिसे देखकर लीबिया की आवाम इस सब का ब्लेम सीधा अपने बादशाह पर डालने लगी। और बादशाह के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई कि आखिर वो लीबिया को छोड़कर फरार हो गया। और यहाँ से लीबिया में एक खतरनाक रेस शुरू हुई कि कौन लीबिया का तख्त संभालेगा। एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया लीबिया के आर्मी चीफ की तरफ देख रही थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लीबिया की आर्मी ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। आर्मी ने लीबिया के सारे एयरपोर्ट्स, रेडियो स्टेशन, हर चीज पर सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर कब्जा कर लिया। और अब सब इंतजार कर रहे थे कि कब आर्मी चीफ आकर लीबिया के कौम से खिताब करेंगे। जैसे ही रेडियो पर स्पीच शुरू हुई, लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो आर्मी चीफ है ही नहीं, बल्कि आर्मी चीफ को तो इस सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में ये सारी बगावत सिर्फ 27 साल के लड़के कैप्टन गद्दाफी ने अपने कुछ फौजी दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इस तरह गद्दाफी एक ही दिन में फौज के एक आम से कैप्टन से
सिर्फ 27 साल की एज में पूरी फौज का आर्मी चीफ बना। कजाफी ने अपनी पहली स्पीच में मार्शल लॉ का ऐलान सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। सॉरी, ये वाला मार्शल लॉ नहीं, ये वाला। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कद्दाफी ने आते ही सबसे पहले लीबिया के अंदर सारे अमेरिका के फौजियों को फुल स्पीड बाहर निकलने का हुक्म दिया। लीबिया के ऑयल पर कब्जा करने वाले सारे अंग्रेजों को भी बाहर निकाल दिया और लीबिया की सारी ऑयल को पहली बार अपने कंट्रोल में लिया। नाउ जैसे ही कद्दाफी लीबिया का लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई। जिसमें कजाफी ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इवन उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ एक लेटर लिखा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके एक बहुत बड़ी ज्यादती की है, जिसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और कद्दाफी एक दूसरे के क्लोज दोस्त बने और इवन कद्दाफी ने एक बार पाकिस्तान आकर OIC की कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये ऐलान किया कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत होनी चाहिए। और यहां से पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान एक सीक्रेट प्लान शुरू हुआ, जिसमें लीबिया के साइंटिस्ट पाकिस्तान के साइंटिस्ट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीदने लगे। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा अरसा चली नहीं, क्योंकि इस सब के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लगा। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। There were 7 judges and it is entirely up to them. और पाकिस्तान के नए लीडर जियाउल हक ने आते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीबिया के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए और लीबिया के साथ सारी न्यूक्लियर डील्स बंद कर दी। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आया कि कद्दाफी ने सारे पाकिस्तानियों को लीबिया से जबरदस्ती निकालने का हुक्म दिया। इस तरह जनरल जियाउल हक के आने के बाद कद्दाफी ने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली बार कद्दाफी से मिलने लीबिया भी गए। इंडिया ने कद्दाफी को बहुत इज्जत दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कद्दाफी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से। क्योंकि जैसे ही कद्दाफी लीबिया का लीडर बना, दुनिया में पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, अरब इजराइल जंग, Egypt and Syria launch an all-out war against Israel. जिसमें अरब कंट्रीज ने मिलकर अचानक इजराइल पर सरप्राइज हमला किया। लेकिन एक बार फिर सारी अरब कंट्रीज बुरी तरह हार गई, जिसके बाद कद्दाफी ने अरब लीडर से क्लियरली कहा कि इजराइल को हराना इम्पॉसिबल है जब तक उसके साथ अमेरिका की ताकत हो, और जब तक हम अमेरिका को सबक नहीं सिखाएंगे हम इजराइल को हरा नहीं सकते। और कद्दाफी को पता था अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, ऑयल। तो कद्दाफी ने सऊदी बादशाह शाह फैसल के साथ मिलकर अमेरिका को तेल बेचने पर पाबंदी लगा, जिससे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस आसमान तक चली गई। कद्दाफी ने इस नए पैसे को यूज करके लीबिया को एक रिच और मॉडर्न कंट्री बनाना शुरू किया। हर वो लीबियन जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, उसे फ्री में अपना नया घर दिया गया। और अगर कोई लीबियन अपने लिए गाड़ी लेना चाहता था, तो उस गाड़ी के आधे पैसे कद्दाफी की हुकूमत देती थी। और लीबिया में जो भी यंग लड़का शादी करना चाहे, उसे ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, कद्दाफी ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। दुनिया में मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही थी, द मैसेज, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी। लेकिन मसला यह था कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक मुल्क ये फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस फिल्म के बनने के खिलाफ। लेकिन कद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने इस फिल्म के डायरेक्टर को अपने पास लीबिया बुलाया और उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और लीबिया में ये फिल्म बनाने का हुक्म दिया। इस फिल्म के लिए कद्दाफी के दिए हुए पैसों से लीबिया में बड़े बड़े सेट्स बनाए गए। और जब इस फिल्म में जंगे बदर और जंगे ओहद शूट करने का टाइम आया, तो इस फिल्म के डायरेक्टर को जंग के सीन्स शूट करने के लिए
बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, जिसके लिए गद्दाफी ने अपने ही फौज के लोग भेजकर ये फिल्म कंप्लीट कराई। इस सब से गद्दाफी अरब और मुसलमान दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था। लेकिन अब भी अरब दुनिया में एक लीडर ऐसा था जो गद्दाफी से भी बड़ा था, सऊदी अरब का शाह फैसल। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को शहीद कर दिया गया, गद्दाफी अरब दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बना, जिसके बाद गद्दाफी ने अपनी फेमस ग्रीन बुक लिखी और दुनिया में अरबों के लिए एक नए निजाम का ऐलान किया, जो ज्यादा चली तो नहीं, लेकिन गद्दाफी इस सब से अपने आप को वाकई अरब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानने लगा। लेकिन यहां से गद्दाफी को चैलेंज करने के लिए दुनिया में एक नया लीडर आया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर अपने बिल्कुल पास ही एक मुल्क ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया। जिसमें दुनिया के सारे अरब लीडर्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया, सिवाय एक अरब लीडर के, मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी ने सद्दाम हुसैन से क्लियरली कहा कि तुम सिर्फ अमेरिका के कहने पर इस जंग में मासूम मुसलमानों को शहीद कर रहे हो, जिसका सद्दाम हुसैन ने गद्दाफी को बहुत ही सख्त जवाब दिया। सद्दाम हुसैन ने गद्दाफी की तरफ एक मैसेज भेजा कि इस जंग में हमारे मरने वाले तो जन्नत जाएंगे, लेकिन ईरान के मरने वाले बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह दोज़ख की आग में जलेंगे। अब किसी के बाप को ऐसे गाली दी जाए, इसे तो कोई आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर गद्दाफी तो गद्दाफी था। गद्दाफी लिबिया से ईरान की मदद के लिए गन्स और डॉलर्स बेचने लगे, जिसके बाद ईरान गद्दाफी की मदद से सद्दाम हुसैन से ये जंग जीतने लगा। ये देखकर सद्दाम हुसैन के उस जमाने में दोस्त अमेरिका उसे बचाने के लिए इस जंग में कूदा। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अपने बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान के बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए। यहाँ तक कि अमेरिका ने एक बार ईरान के एक पैसेंजर जहाज को भी अपने मिसाइल से उड़ा दिया और 300 इनोसेंट लोगों को शहीद कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है, जैसे ही अमेरिका ने ईरान का जहाज तबाह किया, उसके कुछ ही अरसे बाद इसी जहाज का बदला लेने के लिए अमेरिका का भी एक पैसेंजर प्लेन उड़ा दिया गया। अब इस जहाज के गिरने के बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस जहाज को गिराने का मास्टरमाइंड एक लिबियन प्रोफेसर Abdel Basit al-Megrahi carried out Mr. Gaddafi's order. जिसके बाद अमेरिका ने इस जहाज का सारा इल्जाम मुअम्मर गद्दाफी पर Mr. डाला, Gaddafi personally ordered the bombing. क्योंकि इस जहाज के गिरने से पहले भी गद्दाफी ने कुछ ऐसी हरकतें की थी। लंदन में एक बार लिबिया की एम्बेसी के सामने कुछ लोगों ने गद्दाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसे देखकर एम्बेसी के अंदर से गद्दाफी के लोगों ने लंदन में लोगों पर फायरिंग करना शुरू किया, जिसमें एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर भी मारी गई। PC Yvonne Fletcher went down, dying. और आखिर जर्मनी में अमेरिकन आर्मी पर बम हमले के बाद Bomb killed an American soldier and injured hundreds. अमेरिका ने गद्दाफी को सबक सिखाने का फैसला किया। अचानक अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन टीवी पर आए और पूरी दुनिया के सामने गद्दाफी को एक पागल कुत्ता कहा। Mad dog of the Middle East और इसी के साथ गद्दाफी को मारने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स रवाना किए। इन जहाजों ने फुल स्पीड जाकर गद्दाफी के पैलेस और महलों को मिसाइल से उड़ा दिया। इन हमलों से गद्दाफी की छोटी सी अडॉप्टेड बेटी हाना गद्दाफी शहीद हो गई। Our small adopted daughter was killed. अब गद्दाफी तो बच गया, लेकिन अमेरिका ने गद्दाफी की कमर तोड़ने के लिए लिबिया पर बड़े बड़े सैंक्शंस political or military sanction. जिसके बाद अमेरिका के डर से दुनिया का हर मुल्क अपने आप को गद्दाफी से दूर करने लगा और लिबिया की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी। अब गद्दाफी के इन मुश्किल हालात में दुनिया में सिर्फ एक लीडर ने गद्दाफी को सपोर्ट किया, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्लियरली कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था, पूरी दुनिया में सिर्फ गद्दाफी ने हमें सपोर्ट किया। Colonel Gaddafi support our struggle to the hilt. तो अब इस मुश्किल टाइम में हम अपने भाई गद्दाफी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
गद्दाफी और मंडेला एक दूसरे के इतने करीब थे कि नेल्सन मंडेला ने अपने नवासे का नाम जोंडवा गद्दाफी मंडेला रखा। लेकिन मंडेला के सपोर्ट के बाद भी लिबिया की इकोनॉमी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से तेजी से गिरती रही, लेकिन गद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। गद्दाफी को अमेरिका के सैंक्शन से ज्यादा एक और चीज की टेंशन थी। मुअम्मर गद्दाफी आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा था और उसके बुढ़ापे का असर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। इस मसले को हल करने के लिए गद्दाफी ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए पूरी दुनिया से डॉक्टर्स अपने घर बुलाए, जिसमें ब्राजील, इटली और इवन पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी शामिल थे। इन डॉक्टर्स ने मिलकर सीक्रेटली गद्दाफी के घर के अंदर ही उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। गद्दाफी के साथ बिल्कुल वही हुआ जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। गद्दाफी का चेहरा जवान होने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, जो एक बहुत ही बड़ा मसला था, क्योंकि गद्दाफी को सबसे ज्यादा अपने लुक्स और पर्सनैलिटी की परवाह होती थी और अपने आप को बाकी सारे लीडर से डिफरेंट दिखाने के लिए गद्दाफी बार बार अजीब अजीब हरकतें करता था। जब भी गद्दाफी किसी दूसरे मुल्क का दौरा करता था, वहां वो किसी होटल या घर में रहने के बजाय खुद अपना टेंट लगाकर उसी में रहता था। गद्दाफी दुनिया के हर लीडर के साथ इसी टेंट में बैठकर मीटिंग्स करता था। यहाँ तक कि एक दिन गद्दाफी ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जमीन पर अपना टेंट लगाया, जहाँ से ट्रंप और अमेरिका के लोगों ने मिलकर बहुत ही बेइज्जती से गद्दाफी को वहाँ से निकाल दिया। इससे भी अजीब बात ये थी, गद्दाफी ने अपनी हिफाजत के लिए 400 फीमेल बॉडीगार्ड्स की एक फौज बनाई थी, जिन्हें उनकी ताकत से ज्यादा उनकी खूबसूरती देकर सेलेक्ट किया जाता था। जो भी लड़की गद्दाफी की इस फौज को ज्वाइन करे, उसे पूरी जिंदगी शादी करने की इजाजत नहीं होती थी। ये लड़कियां गद्दाफी को डिफेंड करने के लिए हर वक्त उसके पास खड़ी रहती थी और गद्दाफी का कहना यह था कि मैं इन फीमेल बॉडीगार्ड से दुनिया को अरब औरतों की आजादी दिखाना चाहता हूँ। ये लड़कियां गद्दाफी के साथ इतनी लॉयल थी कि एक ने तो गद्दाफी को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान की। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद गद्दाफी ने अपनी जिंदगी की सबसे चीप हरकत की। एक दिन गद्दाफी अपने गार्ड्स के साथ इटली का दौरा करने गए और इटली पहुंचते ही गद्दाफी ने ऐलान किया कि मैं इटली की आवाम को अपने रिलीजन इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। जिस पर इटालियंस ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए लोगों को जमा कर देते हैं। लेकिन गद्दाफी ने कहा, नहीं, मैं हर ऐरे गैरे को दावत नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ 18 साल से 35 साल की लड़कियों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, जिनका कद लंबा हो और रंग बिल्कुल गोरा। गद्दाफी के ऑर्डर्स के मुताबिक उसके ऑफिसर्स इन लड़कियों को पार्टी की लालच देकर जमा करने लगे और उन्हें बताया गया कि फुल तैयार होकर आना, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। जो लड़कियां गद्दाफी के रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरती थी, उन्हें होटल के गेट से ही वापस कर दिया जाता था। इस तरह गद्दाफी ने 200 इटालियन लड़कियों को इस्लाम की दावत दी। गद्दाफी की इस हरकत के बाद पूरे यूरोप में लोग सिर्फ गद्दाफी का ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी मजाक उड़ाने लगे और मुसलमान लीडर्स पर लोग दुनिया में हंसने लगे। गद्दाफी की इन्हीं चीप और बेशर्म हरकतों को देखकर अमेरिका में गद्दाफी की लाइफ पर एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई गई, द डिक्टेटर। What is the question? What is the question? ये तो गद्दाफी की पर्सनल लाइफ थी, लेकिन अब भी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से गद्दाफी का लिबिया बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन गद्दाफी अकेला नहीं था जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। Unilateral sanctions. गद्दाफी से भी ज्यादा खतरनाक सैंक्शन अमेरिका ने एक दूसरे लीडर सद्दाम हुसैन पर लगाए थे, क्योंकि अमेरिका गद्दाफी से ज्यादा सद्दाम की ताकत से डरता था। इसीलिए अमेरिका सैंक्शंस के साथ साथ सद्दाम हुसैन पर एटम बॉम्ब के झूठे इल्जाम लगाने लगा, जिसके बाद आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने टीवी पर आकर कि सद्दाम हुसैन और उसके बेटों के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, वरना अमेरिका उन्हें खत्म कर देगा। और जब सद्दाम इराक को छोड़कर नहीं भागा, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका ने सद्दाम के बेटों, पोतों और पूरे खानदान को मार डाला और काफी अरसे तक ढूंढने के बाद उन्होंने आखिर सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया।
जैसे ही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, Saddam Hussein and his criminal regime will not return. पूरी दुनिया ने अमेरिका के डर से सद्दाम का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब जब कोई भी सद्दाम की मदद के लिए तैयार नहीं था, यहाँ पर सद्दाम का पुराना दुश्मन उसकी मदद के लिए आया, मुअम्मर कद्दाफी। जैसे ही सद्दाम को अदालत के सामने पेश किया गया, कद्दाफी ने अपनी इकलौती बेटी आयशा कद्दाफी को लीबिया से इराक में सद्दाम का केस लड़ने के लिए भेजा। आयशा कद्दाफी ने सद्दाम के लॉयर्स के साथ मिलकर उसे अमेरिका से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं, सद्दाम को फांसी होकर रहेगी, तो उसने सीधा ये खबर लीबिया में अपने बाप कद्दाफी तक पहुंचाई। लेकिन कद्दाफी ने हार नहीं मानी। कद्दाफी किसी तरह अपने सीक्रेट नेटवर्क्स को यूज करके सद्दाम हुसैन के जेल तक पहुंचा और उसने सद्दाम हुसैन की जेल के बाहर अमेरिकन गार्ड्स को बहुत सारे पैसों की लालच देकर सद्दाम हुसैन को वहां से फरार करने की कोशिश की। लेकिन कद्दाफी के इन सारे प्लान्स का किसी तरह इराक के जजेस को पता चला, जिन्होंने मजबूरन सद्दाम की फांसी को, जो काफी अरसा बाद होनी थी, उसे आगे करके फौरन सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई और सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। सद्दाम को मारकर अमेरिका ने इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से लोग अमेरिका से इतनी नफरत करने लगे कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश पहली बार इराक विजिट करने गया, तो वहां उसे सबके सामने जूते मारे गए। बाय द वे, जिस बंदे ने ये जूते मारे थे, उसे भी उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर बड़े बड़े केसेस बनाए गए। लेकिन अगेन, इस बंदे की मदद के लिए भी एक बार फिर कद्दाफी पहुंचा और कद्दाफी की बेटी आयशा कद्दाफी ने इस बंदे को अमेरिका के सदर पर हमले के बाद बचा लिया। अब सद्दाम पर तो अमेरिका ने एटम बम के झूठे बहाने बनाकर हमला किया, लेकिन सद्दाम पर हमले के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। दुबई से एक बहुत बड़ी कार्गो शिप लीबिया की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिका को किसी तरह खबर मिली कि ये शिप कोई आम शिप नहीं, बल्कि इसमें एटम बम बनाने के 1000 ट्यूब्स पड़े हुए हैं। इसीलिए इस शिप के लीबिया पहुंचने से पहले अमेरिका ने इसे इटली के पोर्ट के करीब रोक लिया और इसके अंदर एटम बम के सारे कंटेनर्स रोक लिए। अब तक अमेरिका एटम बम के सारे इल्जाम सद्दाम हुसैन पर लगा रहा था, लेकिन यहाँ से पहली बार अमेरिका की नजरें लीबिया के कद्दाफी पर पड़ी। कद्दाफी सबसे पहले ही अमेरिका के हाथों सद्दाम की तबाही देख चुका था, इसीलिए कद्दाफी ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया और ऐलान किया कि आज के बाद लीबिया कभी भी एटम बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका यहाँ रुका नहीं। अमेरिका इतना गुस्से में था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम सिर्फ लीबिया को नहीं, बल्कि इस शिप के सप्लायर्स को भी ढूंढ कर पकड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स, अमेरिका के इतने प्रेशर के बाद कद्दाफी ने वो सारे नाम अमेरिका के सामने रखे जिन्होंने कद्दाफी को एटम बम बनाने में मदद की थी, जिसमें सबसे टॉप पर नाम एक ही आदमी का था, पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान। ये देखकर अमेरिका ने लीबिया को छोड़कर पाकिस्तान का गला दबाया, मतलब पाकिस्तान पर सख्त सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से लीबिया के साथ साथ अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नीचे गिरने लगी। तो अब पाकिस्तान को बचाने के लिए अचानक एक दिन अब्दुल कदीर खान टीवी पर आए और इन सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और पूरी कौम से माफी मांगी। My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you. जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने घर में बंद कर दिया। कद्दाफी ने बहुत ही चालाकी से पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने आप को बचा लिया और सद्दाम की तबाही देखने के बाद अब कद्दाफी बिल्कुल बदल चुका था। कद्दाफी ने अपनी पुरानी सारी बातें भुलाकर पहली बार अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन सारे फैमिलीज को पैसे दिए जिनके लोगों को लिबियंस ने जहाज में मारा था। All this debt you coming down? ये देखकर अमेरिका ने भी लीबिया से सारे सैंक्शंस हटा दिए और अब सुपर पावर अमेरिका के सामने झुकने की वजह से लीबिया की इकोनॉमी दोबारा ऊपर जाने लगी। जिसके बाद कुछ साल तो कद्दाफी बिल्कुल चुप करके बैठा रहा, लेकिन ऑफ कोर्स कद्दाफी तो कद्दाफी था। अमेरिका के साथ दोस्ती के कुछ ही साल बाद जैसे ही लीबिया की इकोनॉमी दोबारा मजबूत हुई, कद्दाफी एक बार फिर वही पुरानी हरकतें करने लगा। लेकिन अब कद्दाफी अरबों और मुसलमानों से थक चुका था और उसने अपना सारा रुख इन्हें छोड़कर अफ्रीका की तरफ किया और कहा कि आज के बाद द अरब वर्ल्ड इज डेड। और कद्दाफी ने ऐलान किया कि आज के बाद अफ्रीका में कोई भी मुल्क अमेरिका के साथ डॉलर्स में बिजनेस नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका को अफ्रीका से कोई भी चीज खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड देना होगा, जो अमेरिका के डॉलर और इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा धचका था। और कद्दाफी के इस प्लान को अफ्रीका के बड़े बड़े लीडर्स ने खुशी से एक्सेप्ट किया
और अफ्रीका के सारे लोकल लीडर्स ने मिलकर गद्दाफी को एक नया टाइटल दिया, अफ्रीका का शहंशाह, द किंग ऑफ किंग्स। और इस नए टाइटल के साथ ही गद्दाफी को अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा मिली, जिसके बाद अरब दुनिया के लीडर्स की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गद्दाफी ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि अगर हम अरब लीडर्स एक ना हो तो अमेरिका सद्दाम के बाद हम में से किसी एक की बारी हो। और साथ ही गद्दाफी ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के पास भी एटम बॉम्ब है, हम अरबों का भी अपना एटम बॉम्ब होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अगले साल इसी कॉन्फ्रेंस में गद्दाफी ने सबके सामने सऊदी बादशाह किंग अब्दुल्ला से कहा कि तुम सऊदी बादशाहों की कोई औकात नहीं, तुम्हें तो ब्रिटिश ने लाकर बिठाया और आज अमेरिका तुम्हें पाल रहा है और अमेरिका के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम सारे सऊदी अमेरिका के पपेट्स हो। असल में अरब दुनिया का सच्चा लीडर मैं अफ्रीका का शहंशाह हूँ और मैं पूरी इस्लामिक दुनिया का इमाम हूँ। जिस पर किंग अब्दुल्ला ने उसे जवाब दिया कि गद्दाफी तुम्हारी कब्र तुम्हें बुला रही है। लेकिन गद्दाफी यहाँ रुका नहीं। इसके कुछ ही अरसे बाद गद्दाफी ने पहली बार अपनी 40 साल की हुकूमत में अमेरिका का दौरा किया। ये गद्दाफी का पहला और आखिरी दौरा था जहाँ यूएन की कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया के सारे लीडर्स मौजूद थे। हर लीडर को बोलने के लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया गया था, लेकिन गद्दाफी स्टेज पर चढ़कर 90 मिनट्स तक बोलता रहा। इस बीच में गद्दाफी ने बहुत ही खतरनाक बातें की। गद्दाफी ने कहा सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी काउंसिल का नाम बदल देना चाहिए और इसे सिक्योरिटी काउंसिल की जगह शैतान का काउंसिल कहना चाहिए। और इसी स्पीच के दरमियान गद्दाफी ने बहुत जज्बाती होकर सबके सामने यूएन चार्टर का एक हिस्सा फाड़ दिया। और इस सब के बाद गद्दाफी ने यूएन के लीडर से कहा कि अगर तुम लोगों के पास फलस्तीन के मसले का हल नहीं तो ये देखो, इस किताब में मैंने फलस्तीन के पूरे मसले का हल लिख दिया है। जिसके बाद गद्दाफी ने ये किताब सीधा यूएन के लीडर के मुंह पर मारा। अब फलस्तीन के मसले का हल तो आज तक नहीं निकला, लेकिन इन हरकतों से गद्दाफी की मौत का वक्त बहुत ही करीब आ चुका था। अरब स्प्रिंग। लिबिया के पास ये एक मुल्क ट्यूनीजिया में एक शख्स ने अपनी गुर्बत से तंग आकर अपने आप को गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने आग लगा दी। ये वीडियो फेसबुक की वजह से तेजी से पूरे मुल्क में फैल गई, जिससे ट्यूनीजिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए और कुछ ही अरसे में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को उसके तख्त से हटा दिया। ट्यूनीजिया की आवाम की ये कामयाबी इंटरनेट की वजह से पूरे अरब दुनिया में फैल गई, जिसे देखकर इजिप्ट की आवाम भी उनसे इंस्पायर हुई और अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने लगे। और इजिप्ट के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को भी 30 साल की हुकूमत के बाद हटा दिया। अब गद्दाफी के दोनों साइड्स पर अवाम ने अमेरिका के आशीर्वाद से अपने बादशाहों को हटा दिया, जिसके बाद अब बारी गद्दाफी की थी। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता लिबिया के लोगों को गद्दाफी के खिलाफ भड़काने लगा, जिससे हर जगह गद्दाफी के खिलाफ बगावतें होना शुरू हुई। लेकिन जब एक इंटरव्यू में गद्दाफी से इन बगावतों के बारे में पूछा गया तो गद्दाफी ने जवाब दिया कि मैं 40 साल से लिबिया का लीडर हूँ। तुम्हें क्या लगता है लोग मेरे खिलाफ बगावत करेंगे? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गद्दाफी ने इन बगावतों को रोकने के लिए अपनी आर्मी को हजारों लिबियंस को मारने का हुक्म दिया और इन हमलों का गद्दाफी को बहुत फायदा भी हो रहा था, क्योंकि गद्दाफी अमेरिका और बागियों से ये जंग जीत रहा था। लेकिन अमेरिका को ये सब मंजूर नहीं था। जैसे ही गद्दाफी जंग जीतने लगा, अमेरिका बागियों की मदद के लिए इस जंग में कूदा और अपने फाइटर जेट से गद्दाफी और उसके खानदान पर हमले करने लगा, जिसमें गद्दाफी तो बच गया, लेकिन उसके 2 बेटे और पोते पोतियां मारे गए। और इस तरह अमेरिका के जहाजों के साए में लिबिया के बागी गद्दाफी के कैपिटल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन गद्दाफी अपने बाकी बेटों और बेटी के साथ कैपिटल में मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन इन सख्त हालात में भी गद्दाफी बगैर किसी सिक्योरिटी के अपने कैपिटल में घूमता रहा। बल्कि गद्दाफी ने अमेरिका के मिसाइल से तबाह होने वाले अपने एक महल में खड़े होकर स्पीच भी की,
जिसमें कदाफी ने ऐलान किया कि मैं हर बागी को घर घर, شبر شبر गली गली, دار دار एक एक करके मारूंगा. فرد فرد حتى تطهر البلد من الدرس والنرجس. लेकिन अमेरिका के जहाजों और मिसाइलों ने कदाफी के कैपिटल को ऐसा तबाह किया कि कदाफी की सारी फौज बिल्कुल खत्म हो गई. ये देखकर कदाफी ने अपनी बेटी को आखिरी बार अपने पास बुलाया और उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके लिबिया को छोड़कर चली जाओ. और कदाफी खुद अपने एक बेटे के साथ बहुत सारी आर्मर्ड गाड़ियों को लेकर गायब हो गए. अब अमेरिका, नेटो और बागी सब मिलकर कदाफी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कदाफी नहीं मिला. अचानक एक दिन नेटो का एक फाइटर जेट पनाविया टोर्नेडो लिबिया के डेजर्ट्स के ऊपर से गुजर रहा था. इस जहाज के पायलट ने नीचे डेजर्ट में 75 आर्मर्ड गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफला फुल स्पीड भागते हुए देखा. इस जहाज के पायलट ने सीधा ये खबर अमेरिका तक पहुंचाई और अमेरिका के ड्रोन्स ने आकर कदाफी के काफले पर हमला करना शुरू किया. लेकिन 11 गाड़ियों के तबाह होने के बाद कदाफी का काफला फुल स्पीड आगे बढ़ता रहा. लेकिन जैसे ही कदाफी की गाड़ी के बिल्कुल सामने वाली गाड़ी तबाह हुई, कदाफी और उसका बेटा गाड़ी से उतरकर इधर उधर भागने लगे और पीछे से बागियों की गाड़ियां इनका पीछा करने लगी. आखिर कदाफी भाग भाग कर थक गया और बागियों से बचने के लिए एक गटर के पाइप के अंदर छुप गया. जिसके बाद बागियों ने कदाफी के साथियों को मारकर उसे घसीट कर गटर से बाहर निकाला. कदाफी इन यंग बागियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बेटा मुझे मत मारो, मैंने किया क्या. ये वही कदाफी था जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे महल थे, जो हर टाइम अपने फीमेल गार्ड्स के साथ घूमता फिरता था, बल्कि अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था. लेकिन आज कदाफी इन गरीब बागियों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था. इसके बाद बागियों ने जो कदाफी के साथ किया वो हम यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते. कहा जाता है इस वक्त कदाफी के पास अपनी फेमस सोने की पिस्टल भी थी और इसी सोने के पिस्टल से बागियों ने कदाफी को गोली मार दी. कदाफी की मौत की खबर सबसे पहले अमेरिका पहुंची, जिसके बाद ओबामा ने दुनिया के सामने कदाफी की मौत का ऐलान किया. लेकिन इससे कई साल बाद जब ओबामा से पूछा गया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, जिस पर ओबामा ने जवाब दिया कि लिबिया को तबाह करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी. क्योंकि कदाफी को मारने के बाद बागियों ने कदाफी और उसके बेटे के जिस्म को लिबिया के बाजार के दरमियान एक बहुत बड़े फ्रिज में रखा ताकि पूरी दुनिया कदाफी की लाश को देख सके. कदाफी को मारना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, जिसे आज सब मानते हैं. Libya was a disaster from the standpoint of the way it was handled. क्योंकि कदाफी के मरते लिबिया में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें 10 लाख लिबियंस मारे गए. लिबिया की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई. एक आम लिबियन जो कदाफी के दौर में $12,000 कमाता था, अब उसके आधे $6,000 कमाने लगा. और लिबिया जो एक जमाने में दुनिया का सबसे मॉडर्न इलाका था, आज अमेरिका के हमलों की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है. इस तरह कदाफी की बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम के बाद बिल्कुल उसी तरह कद्दाफी को भी मार दिया. We came, we saw, he died. अरब दुनिया में 3 ही ऐसे लीडर्स गुजरे जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली थी. एक सद्दाम हुसैन, दूसरा मुअम्मर कद्दाफी और सऊदी बादशाह किंग फैसल. सब्सक्राइब. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पिछली 2 वीडियो की तरह ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड था. तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, मुअम्मर गद्दाफी हीरो था या फिर ज़ीरो था? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. और अगली किस वीडियो पर आपको रिएक्शन चाहिए है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.